स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूक्रक्स। हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। अब उसमें हम पढ़ चुके हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हमारा लास्ट टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, मास एंड वेट। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट वी शुड नो दैट मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैसे? अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ पे अगर एक ह्यूमन का मास जो है वो 70 kgs है, लेकिन उनका जो वेट होगा वो अर्थ पे डिफरेंट होगा। कैसे? अब हम उसके बारे में देखेंगे। मास क्या होता है? मास इज बेसिकली द मैटर कंटेन्ड in a substance। कुछ इस तरीके से, it is the amount of matter contained in a substance। और यही अगर मैं weight की बात करूं तो it is the effect of gravity, यानी कि अर्थ जिस तरीके से अपना ग्रेविटेशनल पुल इंप्लाई कर रही है किसी एक सब्सटेंस पे, इट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सब्सटेंस या किसी एक भी फॉर्म ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अर्थ पे अगर एक ह्यूमन का मास 70 kgs है तो उसका वेट जो होगा विच इज गिवन बाय मास इनटू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज गिवन एज स्मॉल g। तो उसे अगर हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9.8 तो हमें मिल जाएगा वेट विच इज 686 न्यूटन। अब हम देखेंगे आउटर स्पेस की अगर बात करी जाए, अगर ह्यूमन का मास अर्थ पे 70 kgs है तो वो आउटर स्पेस में भी 70 kgs रहेगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन अस इज नॉट चेंजेबल, यानी वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यही अगर मैं वेट की बात करूं, सिंस देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल आउटसाइड और इन द आउटर स्पेस, तो हमारा वेट हो जाएगा 0 न्यूटन, कुछ इस तरीके से। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और जी हमारा जो है जिसके हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वेट, दैट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू एज वी हैव डिस्कस्ड इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और g की वैल्यू इफ आई एम डिस्कसिंग इन द आउटर स्पेस, इट कम्स आउट टू बी 0। तो यहां पर अगर हम वेट निकालेंगे, इफ हम देखते हैं कि इट इज m इंटू जी, सिंस एक्सटर्नल स्पेस में g की वैल्यू 0 होती है तो हमारा मास जो है मल्टीप्लाई होने पर 0 से 0 न्यूटन ही वेट देगा। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मूविंग फर्दर, we have another physical property which is density। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला इज वेरी बेसिक, हम इसको रो से डिनोट करते हैं इन केमिस्ट्री। सो नाउ वी विल सी इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने ये फॉर्मूला तो काफी बार देखा होगा। मास जहां हम यूजुअली केजी में लेते हैं या ग्राम्स में भी ले सकते हैं, और इसे लेते हैं लीटर में, वॉल्यूम रहेगी लीटर में या ml में, कुछ इस तरीके से ये हमारी इसकी यूनिट रहेगी। अब डेंसिटी होता क्या है? अब डेंसिटी बेसिकली अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें, हमारे पास एक वुडन कॉर्क का पीस है, हमारे पास वुड का पीस है, सिंपल एक वुड, और हमारे पास मेटल का पीस है। तो इसमें से कॉर्क जो है, जो लाइट वुड होती है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली हल्की होती है एज कंपेयर टू वाटर। अब वाटर से हल्का होने की वजह से हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही है। ठीक है, यही अगर मैं वुड की बात करूं, वुड जो है बीइंग हेवियर इन मास, कॉर्क से ज्यादा डेंस होगी, इस वजह से इट विल बी partly submerged, यानी it will be partly submerged in water. Lastly, if I see I have this piece of metal, अब metal जो है extremely उसका mass ज़्यादा होता है, तो for a given volume अगर हम बात करें, ये mass difference पे based है। cork बहुत हल्की है, wood उससे थोड़ी heavy है, और metal उससे भी ज़्यादा extremely heavy है, तो इस वजह से मेटल जो है इट विल बी एक्सट्रीमली डेंस एंड ये पानी में कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा।
it is floating, cork will float, wood remains partly submerged and metal completely drowns, यानी वो बिल्कुल ही डूब जाएगा पानी में। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू डेंसिटी, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड जो है एज कंपेयर टू वाटर डिफरेंट डेंसिटीज एग्जिबिट करते हैं। कैसे? इसी रीजन की वजह से अगर वाटर की डेंसिटी मैं 1 ग्राम पर ml कंसिडर कर रही हूं तो इस रीजन की वजह से कॉर्क जो है ये एक बेसिक फिक्स्ड जो डेंसिटी है वाटर की, इसके रिस्पेक्ट में कॉर्क जो है वो लेस डेंस है वाटर से, सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड जो है इट हैज एन इंटरमीडिएट डेंसिटी, तो इट विल रिमेन पार्टली सबमर्ज्ड, एंड मेटल्स आर एक्सट्रीमली डेंस, यानी एक गिवन वॉल्यूम के लिए उसका मास बहुत ज्यादा होता है, मेकिंग इट हाईली डेंस, तो इट गेट्स ड्राउन्ड इन वाटर। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। मूविंग फर्दर, वी हैव टेम्परेचर। ये हमारी एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, यानी आज हमें लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कल हमें लग रहा था थोड़ा कम है, तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इसके क्या हम इसके मेथड्स हैं टू हाउ टू रीड द टेम्परेचर, और क्या डिफरेंट स्केल्स हैं वो हम समझेंगे। अब टेम्परेचर क्या है? इट इज़ बेसिकली एन आइडिया ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। राइट, अगर मैं वाटर की बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वो आइस की फॉर्म में होता है इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बट वही सेम वाटर जब 100 डिग्रीज पे होगा इट इज हाईली बॉइलिंग इन नेचर, तो उसका वेपर फॉर्म होगा, तो विच इज एक्सट्रीमली हॉट। तो ये एक आइडिया है हमारा हॉटनेस या कोल्डनेस का। अब हम जो कॉमन स्केल्स पढ़ते हैं वो है फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। अगर मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यही अगर मैं केल्विन स्केल में इस टेम्परेचर को देखूं तो इट बिकम्स 373.15 केल्विन, और यही अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में देखूं इट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में डिग्री नहीं आती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बाकी दोनों में डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में डिग्री यूज़ की जाती है, केल्विन में नहीं होती है डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर केल्विन में जो है इट कम्स आउट टू बी 273.15 केल्विन, एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ इस तरीके से। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो यानी कि इस लेवल के नीचे टेम्परेचर नहीं रिकॉर्ड किया गया है उसकी बात करूं तो केल्विन स्केल में 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, दैट मेक्स इट द एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर्स एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट केल्विन, तो केल्विन में 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं है। अगर केल्विन स्केल की बात करूं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। यही अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में देखूं तो फ़ारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो इज -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये है कुछ टेम्परेचर स्केल्स, 3 इंपॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा कन्वर्जन कि कैसे अगर हमें एग्जाम में सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो हम उसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं या वाइसा वर्सा, या फिर अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया है तो कैसे हम उसे सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे फ़ारेनहाइट में अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए हम इसे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले सेल्सियस वाले टेम्परेचर को, और इसमें हम ऐड करेंगे 32, कुछ इस तरीके से। यही अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं, मुझे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो सेल्सियस वाला टेम्परेचर निकालने के लिए आई विल मल्टीप्लाई, फर्स्टली आई विल सबट्रैक्ट फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में से 32 और फिर उस आंसर को 5/9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मुझे मेरा टेम्परेचर मिल जाएगा इन सेल्सियस। और अगर अब मैं कन्वर्जन की बात करूं फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, तो मैं यहां से देख सकती हूं कि केल्विन में टेम्परेचर निकालने के लिए सिंपली मुझे अपने गिवन टेम्परेचर में 273.15 ऐड करना है। आई हैव टू ऐड दिस क्वांटिटी टू माई टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं
गिवन टेम्परेचर मेरा अगर सेल्सियस में उन्होंने मुझे दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो सिंपली टेम्परेचर इन केल्विन विल बी 0 विच इज़ योर टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। तो इस तरीके से 0 प्लस 273.15 will give me 273.15 केल्विन। और हम इस स्केल में यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री के सेल्सियस हमारा केल्विन में जो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग है वो है 273.15 केल्विन। तो कुछ इस तरीके से हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हाउ वी कैन कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट बैक टू सेल्सियस। मूविंग फर्दर, we have uncertainty in measurement and how we can curb it, and the scientific notations that are used in multiplication, division, addition and subtraction। अब इस बात का मतलब क्या है? अब हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, अब हम पढ़ेंगे कि हम इसको नोट कैसे करते हैं, दैट इज इनका नोटेशन क्या है या हम इसे लिखते कैसे हैं। मान लीजिए मैंने टेम्परेचर मेजर किया 273 या 237.18 केल्विन में, ठीक है, इतना मैंने टेम्परेचर मेजर किया। तो ये जो मेथड ऑफ राइटिंग है इसे कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन, कि इस तरीके से लिखना और अपने गिवन ऑब्जर्वेबल को हमने जो उसकी क्वांटिटी में अमाउंट लिखा है, दिस इज माय साइंटिफिक नोटेशन। यही अगर मैं बात करूं, मुझे लेंथ दी गई है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेंथ, मान लीजिए मैंने लेंथ निकाली है 15.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 15 को क्या कहा जाएगा, 15 है मेरी फिक्स्ड अमाउंट, जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, दिस इज माय फिक्स्ड क्वांटिटी। और ये है अनसर्टेनिटी, जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट आ रहा है इसको कहा जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 15.3 मेरे पास गिवन क्वांटिटी थी सेंटीमीटर, तो ये है मेरी फिक्स्ड क्वांटिटी और डेसिमल के बाद है मेरी अनसर्टेनिटी, यानी कुछ भी अगर चेंज आएगा मेरे मेजरमेंट में इसके बाद, या अगर मैं गिवन रॉड की लेंथ देखूं, मान लीजिए एक स्टूडेंट ए ने निकाली 15.3 और यही अगर दूसरा स्टूडेंट निकाल रहा है, उसने निकाली उसका मेजरमेंट या उसका प्रिसिशन या जो भी जिस भी मेथड से उसने निकाली, उसने 15.2 निकाली, तो एक्चुअल यूनिट जो है, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी, वो तो 15 ही रहेगी। जो अनसर्टेनिटी अराइज कर रही है वो डेसिमल के बाद अराइज कर रही है। इस केस में 0.3 से 0.2 ये एक डिफरेंस आया, मान लीजिए स्टूडेंट ए की मेजरमेंट में स्टूडेंट बी की मेजरमेंट से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम इस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं केमिस्ट्री में। लेट्स सी, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात करूं तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक लेंथ मेजर की बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस, अगर मैं उसे मीटर में लिख रही हूँ, मान लीजिए अगर मैंने पॉइंट ए एक सिटी में है और पॉइंट बी दूसरी सिटी में है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस जो है या डिस्टेंस जो है वो मैंने लिखा या डिटरमाइन किया मीटर्स में, मान लीजिए 2926057 मीटर्स मान लीजिए, एक्सट्रीमली बड़ी क्वांटिटी है। अब केमिस्ट्री में अगर मैं इसे लिख रही हूँ या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को बार बार रिपीट करना विल बी वेरी कम्बरसम या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मैं सिंपली इसे साइंटिफिक नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है मेकिंग यूज ऑफ डेसिमल्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंशियल पावर्स की फॉर्म में। अब मैं इसे लिख सकती हूँ 2.926057 इंटू 10 रेज टू द पावर। अच्छा, अब हम मोशन की बात करेंगे, किस तरीके से हम इसमें क्वांटिटीज में डेसिमल पुट करते हैं। इफ आई एम मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, पहले हम देखेंगे लेफ्ट की तरफ मूव करने में मेरा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 पॉइंट्स जंप हुआ, तो इट बिकम्स 2.92 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। कुछ इस तरीके से मैं इसे नोटेशन दे सकती हूँ, इतना मीटर,
कुछ इस तरीके से। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट हाउ हम इसको इतनी बड़ी क्वांटिटी को राउंड ऑफ करके एक कंसाइज एंड स्मॉल क्वांटिटी में चेंज करते हैं, बट पहला साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली मान लीजिए ये तो थी लेंथ की, लेंथ विच इज एक्सट्रीमली लार्ज इन सम ऑफ द केसेस। अब हम बात करेंगे अगर मैं एक छोटे से इलेक्ट्रॉन विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, उसके या किसी भी माइन्यूट पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, एनी स्मॉल पार्टिकल मैं मेजर कर रही हूं उसकी अब अगेन लेंथ। अगर किसी स्मॉल पार्टिकल की बात करूं, मैं उसका रेडियस मेजर कर रही हूं कुछ इस तरीके से। दिस इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया है, उसका अगर मैंने मेजर किया लेंथ या रेडियस तो मुझे मिल जाएगा, मान लीजिए इट इज़ वेरी 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 स्मॉल लाइक 0.000500549 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए मीटर में है, सेंटीमीटर इतना छोटा है, मीटर्स में तो होगा नहीं, सेंटीमीटर्स में लिखा जाएगा। अब मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन कैसे दे सकती हूँ? साइंटिफिक नोटेशन देने के लिए हमने अभी लेफ्ट में देखा था, अब हम मूव कर रहे हैं, इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है इस प्रॉपर वैल्यू के बीच में। जीरोस को हम सिग्निफिकेंस ना देते हुए अगर एक प्रॉपर सॉलिड डिजिट्स के बीच में प्लेस करना चाहें तो हम कैसे देंगे? अब हम मूव कर रहे हैं यहाँ राइट में, पहले हमने मूव किया लेफ्ट में, अब हम राइट में कर रहे हैं। मैं डेसिमल को शिफ्ट करना चाहती हूँ 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5.49। पहले एक डिजिट के बाद मुझे डेसिमल मूव कराना है अपार्ट फ्रॉम 0, तो 5.49 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब मैं सिंस 6 प्लेसेस राइट मूव कर रही हूँ तो 10 की पावर -6 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। लेफ्ट मूव कर रही थी तो 10 की जो एक्सपोनेंशियल पावर रहेगी इट विल बी पॉजिटिव, और अगर मैं राइट मूव कर रही हूँ तो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो ये है कुछ साइंटिफिक नोटेशन जिससे हम एरर मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी कि हम इसका यूज इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करूं तो कैसे होगा? मान लीजिए एक क्वांटिटी मुझे दी गई है 5.92 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है इस क्वांटिटी को विद अनदर क्वांटिटी। मान लीजिए इस क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, इट इज 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मान लीजिए। अब इसमें दो टाइप की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मान लीजिए मीटर में है, सेंटीमीटर में है। इसमें एक्सपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, जो 10 की पावर जो रेज्ड पावर है वो अलग अलग है। अब हम इसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? हम इसमें देखेंगे, पहले तो हम जो नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसे एक साथ लिख देंगे एंड जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको कर देंगे एक साथ मूव। इसका तो जो आंसर आएगा वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर हम जो अब हम बेसिक एक रूल पढ़ेंगे जो हम मैथ्स का रूल केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, दैट एक्सपोनेंट की जो भी पावर्स है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं व्हेन द बेसिस आर सेम, क्योंकि यहाँ पे बेसिस जो है सेम है विच इज 10, तो पावर्स विल गेट इक्वेटेड। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में के केस में ये पावर्स हो जाती हैं एड अप। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके साथ मैं लिखूंगी 10 रेज टू द पावर 12, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब यही अगर डिवीजन हो रही होती, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को मैं डिवाइड कर रही होती, तो डिवीजन के केस में अगर यही दोनों क्वांटिटीज डिवाइड कर रहे हैं हम, तो डिवीजन के केस में डिफरेंस कुछ ऐसे आता कि पहले हम इन दोनों जो नॉन एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज हैं उन्हें एक साथ पहले उन्हें डिवाइड किया, और जो पावर्स हैं विच इज यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा और हम इन दोनों पावर्स को कर देंगे डिवाइड। और अगेन डिवीजन में ये रूल रहेगा व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स गेट इक्वेटेड, और इस केस में डिवीजन के
इस डिवीजन का जो भी आंसर रहेगा वो एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। नाउ द पावर्स इन केस ऑफ डिवीजन दे गेट सब्ट्रैक्टेड। तो कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्शन आएगा और यहाँ पे आपके आंसर के साथ 5 - 7 बिकम्स -2। तो कुछ इस तरीके से आपका जो इसका जो डिवीजन प्रोडक्ट है वो इनटू जो आपकी एक्सपोनेंशियल पावर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। सिंस यहाँ पे छोटी क्वांटिटी ऊपर है एज इट इज डिवीजन में, तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर 10⁻⁷ ऊपर होता और हमारा डिवाइजर जो है 10⁻5 होता तो आंसर 10⁻2 आता, ना कि -2। तो ये है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यही अगर मैं बात करूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कॉन्सेप्ट उसमें भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें हमें जो साइंटिफिक ऑर्डर है वो सेम करना पड़ता है दोनों क्वांटिटीज का। अब इस बात का मतलब क्या है, मान लीजिए दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वांटिटी अगेन है 5.92 × 10⁻⁴ मान लीजिए, मुझे ऐड करना है इसमें 3.32 × 10⁻3। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 5.92 को ऐड कर दिया और 10⁻⁴ और 10⁻3 को अलग ऐड कर दिया, नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अभी ऑर्डर वाइज डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में तो हम सेम बेसिस होने की वजह से ऐड कर देते हैं, पावर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पहले हमें ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट सेम लाना पड़ेगा। अब ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट सेम कैसे आएगा, हम यहाँ देखेंगे 5.92 को अगर मैं इस पॉइंट को डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर रही हूं, तो राइट में शिफ्ट करने से मुझे पता है कि 10 डिक्रीज आता है, यानी -1 से डिक्रीज होता जाता है। यानी कि अगर मैं ये 3 प्लेसेस शिफ्ट करती तो ये 5 अगर मैं एक प्लेस शिफ्ट कर रही हूं तो इट बिकम्स 59.2 × 10⁻⁻1। इस तरीके से हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी को पहले देखेंगे, ठीक है। यहीं अगर मैं 2 प्लेसेस शिफ्ट करती तो 592.0 × 10⁻⁻2 हो जाता, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि मेरा जो ये ऑर्डर है वो ऑर्डर 10⁻3 में आ जाए, ये वाला। तो 10⁻3 में लाने के लिए अगर मैं डेसिमल पॉइंट को सिर्फ एक पॉइंट से शिफ्ट करती हूँ इसमें, यानी कुछ इस तरीके से डेसिमल पॉइंट टू द राइट शिफ्ट करती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 59.2 × 10⁻⁻1। एक पर शिफ्ट जो है टूवर्ड्स द राइट इट इज उससे 10⁻⁻1 का एक डिक्रीज आएगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसमें और हमारा 10⁻⁻4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब हमें पता है दैट 59.2 तो एज इट इज रहेगा, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स गेट इक्वेटेड, तो इट बिकम्स 10⁻⁻1 + 4। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो -1 + 4 इज +3, -1 + 4 मेक्स इट, या इसे मैं 4 - 1 लिखूं, इट इज 3, कुछ इस तरीके से। तो अब 5.92 × 10⁻4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है 59.2 × 10⁻3 में। अब इसका ऑर्डर और जो मेरी ऑलरेडी प्रेजेंट क्वांटिटी थी उसका ऑर्डर आ जाएगा सेम। अब इन दोनों क्वांटिटीज को मैं इजीली कर सकती हूँ ऐड, कुछ इस तरीके से एडिशन हो जाएगा, जिसे ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 59.2 जो नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट है और 3.32 जो है, इसको तो सिंपल मैं ऐड कर दूंगी, इसका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से 62.52। तो आंसर रहेगा 62.52 × 10⁻3। हमारा जो ऑर्डर है वो एज इट इज सेम ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम करके ऑर्डर एडिशन परफॉर्म किया। अब एडिशन में एक रूल रहता है, इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल रहता है कि जो हमारा बेसिकली लोएस्ट वाला जो हमारा एक्सपोनेंट है या जो हमारा लोएस्ट क्वांटिटी है, मान लीजिए इसमें 3.32 है, इसमें 5.92 है,
दोनों केसेस में यहाँ तो कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, दोनों में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ रही हैं। जैसे इसमें 3 2 आ रही है, यानी डेसिमल के बाद 2 क्वांटिटीज आ रही हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 2 क्वांटिटीज आ रही हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही क्वांटिटीज आएंगी। मान लीजिए अगर हमारा एडिशन कुछ इस तरीके से हो रहा होता, इफ सीन कुछ इस तरीके से कि अगर मेरे पास 3.92 होता इंटू 10⁻³ मुझे इसमें ऐड करना होता, या मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे इसमें 5.1 करना होता इंटू 10⁻³ अब एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 2 न्यूमेरिक डिजिट है या न्यूमेरिकल डिजिट है, तो हमारे आंसर में जो भी आंसर आएगा, अगर मैं 3.92 सब्ट्रैक्ट करती हूँ 5.1 को, यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा बिकॉज छोटी क्वांटिटी ऊपर ली गई है, तो इस हिसाब से 1.18 जो आंसर आएगा 1.18 इंटू 10⁻³ आंसर रहेगा। लेकिन सिंस हमारा एक जो क्वांटिटी थी जो हम उतने डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स लेंगे जो हमारी जिस क्वांटिटी में हमारे सबसे कम आ रहे हैं डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट, तो इसमें हम एक डिजिट ड्रॉप कर देंगे, यानी हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, इसमें हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें पहले तो ऑर्डर सेम बनाना है, ऑर्डर मतलब एक्सपोनेंट की पावर सेम रखनी है, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा डेसिमल के बाद उसमें उतने ही डिजिट्स लगाए जाएंगे जिसमें हमारा जो मिनिमम क्वांटिटी है, जिसमें मिनिमम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 2 है इसमें 1 है तो 1 वाला होना चाहिए। मान लीजिए अगर मेरी ऐसी क्वांटिटी रही होती यहाँ पे जिसमें 3.333332 होता और एक में 5.22 होता, तो जो आंसर आएगा उसमें मिनिमम वाले जो डिजिट हैं डेसिमल के बाद, जैसे इसमें 2 हैं तो 2 वाली लिखी जाएगी, यानी जो आंसर आता अगर मैं इन्हें ऐड कर रही हूं तो ऐड करने पर 58.552 आता है आंसर। तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा, बिकॉज हमने मिनिमम वाला लेना है, तो 8.55 रहेगा आंसर इसका, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये है हमारे कुछ बेसिक रूल्स साइंटिफिक नोटेशन में, और कैसे हम उसमें गलतियां मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग द सेम ऑर्डर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो सिंपल है, व्हेन द बेसेस आर सेम द पावर्स गेट इक्वेटेड। ये वाला रूल लगा के हमारा इजीली हम ये मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, अब है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक कॉन्सेप्ट। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे एक क्वांटिटी है, एक छोटी सी क्वांटिटी है 2.50, जैसे पहले एग्जांपल में अगर हम देखें 2.50 है, हमने वॉल्यूम मेजर की। अब इसमें जितनी भी ये डिजिट्स हैं हम उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि आंसर में हम किस तरीके से इन डिजिट्स को लिखेंगे। दैट इज, अगर मैं पहला पॉइंट देखूं सिग्निफिकेंट रूल्स के कुछ यहाँ पे रूल वाइज अगर मैं देखूं तो पहला जो है वो है दैट ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, अगर मैं एक आंसर निकाला, मान लीजिए मैंने एक डिस्टेंस मेजर की 2.85 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से, तो इसमें 2.85 सेंटीमीटर में ये सारी डिजिट्स जो हैं जितनी भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। अगर मुझसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 285 सेंटीमीटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 होंगी। यही अगर मेरे पास आंसर दिया, अगर मुझसे पूछा जाए कि 4772 में सेंटीमीटर हो या किलोमीटर हो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज ये सारी नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें आएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जस्ट लाइक दिस, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर मैं बात करूं 0.25 ml की, एक वॉल्यूम की जो हमारी एक क्वांटिटी है 0.25 ml, इसमें हम अगर नॉन जीरो देखें डिजिट्स तो वो सिर्फ 2 हैं यहाँ पे 0.25 ml, तो देयर विल बी जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली अगर मैं देखूं मेरे वॉल्यूम मेजरमेंट है
ml, 0.7732 ml अगर मेरा वॉल्यूम मेजरमेंट है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डेसिमल के बाद नॉन जीरो 1, 2, 3 एंड 4। इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारा पहला रूल कि हमारे जितनी भी साइंटिफिक क्वांटिटीज हैं उसमें नॉन जीरो हम काउंट करेंगे और उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी होंगी हमारी। सेकेंड पॉइंट अगर देखें, सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑल द जीरोज विच आर प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, सच जीरोज इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। दस अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 0.03 में जस्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इस बात का क्या मतलब है? इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए 0.03 जैसे एग्जाम्पल में दे रखी है, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जितनी भी हमारा नॉन जीरो नंबर है विच इज़ 3 इस केस में, उससे आने वाले जितने भी जीरोज हैं उससे प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले आने वाले जीरोज दे विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। सच जीरोज जस्ट सिंपली विल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ योर डेसिमल। तो वो सिर्फ डेसिमल की इंडिकेशन के लिए यूज होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.00052 तो यहाँ पे डेसिमल अगर मैं देखूं कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है और इसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, उससे पहले जितने भी जीरोज हैं दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर जस्ट 2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर होता है डेसिमल के केस में। अब हम देखेंगे किन्हीं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जो जीरोज हैं दे आर सिग्निफिकेंट, फिर चाहे उसमें डेसिमल हो या ना हो, किन्हीं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अब इस बात का क्या मतलब है? मान लीजिए 2.0005 दे रखा है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो भी नॉन जीरो है, फर्स्ट डिजिट भी नॉन जीरो है, तो उसके बीच में आने वाले जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे या वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो टोटल अगर काउंट करी जाए तो इट बिकम्स 1, 2, 3, 4, 5। तो कुछ इस तरीके से इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और यही अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें सिर्फ 2 जीरोस प्रेजेंट हैं, 2 नॉन जीरोस के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जो जीरोस प्रेजेंट होते हैं एंड में या फिर राइट में ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड that they are on the right side of the decimal point। यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आने वाली जितनी भी डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। इस बात का क्या मतलब है? अब हम देखेंगे, मान लीजिए एक डेसिमल क्वांटिटी है मेरी, डेसिमल से लेफ्ट में आने वाले तो मैंने देख लिया है कि जितने भी नॉन जीरो से पहले आने वाले जीरोज हैं दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं इस डेसिमल में बात करूं हमारे जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आने वाले जीरोज हैं टू द राइट, प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जैसे कुछ इस तरीके से, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे विल बी 1, 2, 3 एंड 4। तो कुछ इस तरीके से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। यही अगर हम रूल नंबर 2 की तरफ वापस देखें, रूल नंबर 2 में था जितनी भी डेसिमल से प्रीसीडिंग है वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी और डेसिमल के बाद आने वाली चाहे जीरोस भी हो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट जो डेसिमल के बाद हैं आफ्टर, अगर यही 0.0023 होता तो इसमें सिर्फ 2 हैं, लेकिन डेसिमल के राइट में अब हमारा एक इंटीग्रल वैल्यू आ गए, इंटीजर्स आ गए हैं, कुछ ऐसे नॉन जीरो डिजिट्स आ गए हैं, उसके बाद जीरोस हैं तो इनका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। तो ये होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ इस तरीके से, राइट। अब हम मूव करेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ओके, इफ आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2 बॉल्स का या 2 एग्स का, 20 एग्स का, दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कांट बी एंड दे can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। अगर मैं अब यहाँ देखूँ
2 जो है, 2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर सिंपल एक मेरी क्वांटिटी है 2 eggs की, तो 2 कैन सिंपली बी रिटन एज 2 और इट कैन बी रिटन एज 2.0 और इट कैन बी रिटन एज 2.00000। एक फिक्स्ड क्वांटिटी है एक किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मैंने काउंट करके बोल दिया दैट देयर आर 2 balls, देयर आर 20 eggs, देयर आर 50 trees। तो इस तरीके से जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बन जाएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि मैं डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस प्लेस कर सकती हूँ। तो दिस इज हाउ द वर्क सिग्निफिकेंट फिगर वर्क्स। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इजीली काउंट कर सकते हैं एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट तो वी कैन आंसर देम।